हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में से ये 5th पार्ट है जिसमें हम अकबर और औरंगजेब के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में से अकबर, मुगल एम्परर और औरंगजेब के बारे में डिटेल में समझने के लिए। अकबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है अब ये यहाँ समझ रहे हैं। देखिए, अकबर डिक्लेयर एम्परर एट द एज ऑफ 13 अपॉन हिज फादर हुमायूंस एक्सीडेंटल डेथ। अपने पिताजी हुमायूं, उनकी अचानक जो मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, इसकी वजह से मात्र 13 साल की उम्र में ही अकबर को सम्राट बना दिया गया। अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। अभी अकबर एम्परर बनने के बाद में उसने लक्ष्य रखा कि ये जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, वो मुगल शासन के अधीन बनाने का उसने निश्चय किया था। उसने लक्ष्य रखा था ऐसा कि ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है मैं मुगल के अंडर में लाऊंगा, मुगल शासन के अंडर में लाऊंगा। हिज रीजन वॉज अ ब्लेंड ऑफ ब्रूटिलिटी एंड टॉलरेंस शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रेटजीज। अब उसका जो शासन था कैसा था? महत्वाकांक्षा, एम्बिशन और स्ट्रैटेजी में रणनीति से भरा हुआ था। और इसमें उसके शासन में कभी क्या थी ब्रूटलिटी थी, मीन्स बहुत कठोरता, साथ ही साथ कई जगहों पे उसकी टॉलरेंस भी दिखाई देता है। टॉलरेंस मीन्स सहिष्णुता भी आप देख सकते हैं उसके राज्य में, उसके कार्यकाल में, उसकी शासन के टाइम पीरियड में। इन अर्ली कॉन्क्वेस्ट फॉलोइंग हिज मेनी ऑफ हिज प्रीडिसेंसर्स एग्जाम्पल्स ही शोड नो मर्सी एट द फोर्ट चित्तौड़ और चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। अभी शुरुआत की जो उसके विजय हुए उसमें उसने क्या किया, उसके जो खुद के पूर्वज है उनकी तरह उसने कोई भी मर्सी, दया नहीं दिखाई, नो मर्सी। ओके, इसके लिए आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसने कोई भी दया नहीं दिखाई जब चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया गया बाय द मुगल या फिर अकबर, विच ही besieged for more than 5 months in face of determined resistance from राजपूत सोल्जर्स। अभी राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ किला है उसको कम से कम 5 महीने से अधिक समय तक क्या किया तो अकबर ने घेरे रखा था। और इस घेरे में आप देख सकते हैं कि इस राजपूत सोल्जर्स ने भी क्या किया तो उसका जमकर मुकाबला किया उनका। दे इन्फ्लिक्टेड हेवी लॉस ऑन मुगल आर्मी। मुगल आर्मी का भी उन्होंने भारी नुकसान उनको पहुँचाया, मुगल आर्मी को। बट the fort finally breached, died fighting in large numbers while hundreds of women committed zohars. ओके, बॉक्स में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे जोहर के बारे में। अभी जब भारी नुकसान तो उन्होंने पहुंचाया मुगल को, लेकिन जब किला टूटा, जब किला जो है फाइनली क्या हो गया, ब्रिच हो गया, टूट गया, तो वहाँ पे लड़ते लड़ते हंड्रेड्स ऑफ विमेन ने जोहर कमिट कर लिया। साथ ही साथ बहुत सारे जो राजपूत सोल्जर्स है वो भी लड़ते लड़ते मारे गए और सैकड़ों महिलाओं ने क्या किया तो वहाँ पे जोहर कर लिया। अभी जोहर के बारे में भी देखेंगे, पहले ये फुल स्टॉप तक कंप्लीट कर लेते हैं। अकबर ऑर्डर्ड द मासकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस। अकबर ने लगभग 30,000 जो आम लोग हैं उनकी हत्या करवा दी, ऑर्डर दे दी कि वो मार दो 30,000 सिविलियंस को। एंड द सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इंस्लेव। और जो बचे हुए औरतें और बच्चे हैं उनको गुलाम बनवा लिया। अकबर वॉज 25 एट दैट टाइम। उस समय अकबर की उम्र क्या थी? 25 ईयर थी। एंड ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रेड वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफिडल्स एंड हैव एस्टैब्लिश इस्लाम देयर। उसने उसका जो विजय संदेश है उसमें उसने लिखा कि हमने कई ऐसे किले और नगर जीते जो इनफिडल्स मीन्स काफिरों के थे, और एंड हैव एस्टैब्लिश इस्लाम देयर, और हमने वहाँ पे क्या किया तो इस्लाम स्थापित कर दिया है। ऐसा उसने अपने विजय संदेश में लिखा। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड मीन्स तलवार, ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड, वी हैव इरेज द साइंस ऑफ इनफिडिलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान। अभी यहाँ पे उसने बताया कि हमारी जो खूंखार ऐसी तलवारें हैं, ओके, इसकी मदद से हमने क्या किया तो हमने क्या किया तो वी हैव इरेज अ साइन ऑफ इनफिडिलिटी। उनके बीच में जो एक इनफिडिलिटी मीन्स जो उनके बीच में जो एक साइन था काफिर का, उसे हमने ख़त्म कर दिया है। उनका जो विश्वास है उसे हमने मिटा दिया है उनके माइंड से। एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, और हमने क्या किए तो मंदिर भी तोड़ दिए हैं। इन दोज प्लेसेस, उन जगहों से,
और पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान और पूरे भारत से, हिंदुस्तान से हमने क्या किया है तो मंदिरों को तोड़ दिया है और लोगों की जो इनफिडिलिटी है, अविश्वास है, उसे हमने मिटा दिया है, ऐसा अकबर उसके विजय संदेश में कहता है। तो हम देख रहे थे, देखो व्हाट इज जोहर, जोहर क्या है, जोहर का मतलब क्या है, तो एक बॉक्स समझेंगे। When invading Turkic or Mughal armies conquered a territory, they often took the women as slaves or abused them. अभी जब कभी भी मुगल या फिर टर्क जो थे, तुर्क सेनाएं क्या करती थी, किसी भी क्षेत्र पर कब्जा बना लेती थी या फिर उसे जीत लेती थी, तो दे ऑफन टुक द वुमेन एज स्लेव्स और अब्यूज देम। तो वो क्या करते थे, औरतों को कैदी करके ले जाते थे या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, अब्यूज़ करते थे उन्हें, ओके, बुरा व्यवहार करना। There are historical examples of Rajput women jumping into mass fires to avoid being captured and enslaved. अब आप देख सकते हैं कि ऐसे समय में राजपूत जो स्त्रियां थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती थी, तो सामूहिक रूप से आग में कूदकर जान देती थी। मास जंपिंग इनटू मास मीन्स सामूहिक रूप से क्या करना, तो फायर में छलांग लगा देना और खुद को बचा लेना, क्या बनने से, इंस्लेव बनने से, गुलाम बनने से। This Zohar was considered a heroic act of final resistance and a means of preserving one's honor. इसे हम क्या बोल सकते हैं, सामूहिक आत्मदोहन भी हम उसे कह सकते हैं जोहर को। और ये कैसे, तो एक साहस का ऐसे प्रतीक माना जाता था, सम्मान का ऐसे प्रतीक माना जाता था, अंडरस्टैंड। तो खुद की इज्जत बचाना या फिर ऑनर को कायम रखने के लिए एक फाइनल रेसिस्टेंस जिसे बोल सकते हैं हम, अंतिम सहारा क्या करना, तो सामूहिक रूप से छलांग लगा लेना, कूद जाना, किसमें, आग में। ऐसा बहुत सारे राजपूत वुमेन ने किया है उस टाइम पे। Thus, when Akbar finally broke into the Chittorgarh fort, hundreds of Rajput women led by their queens and noble women committed johars. अभी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जब अकबर ने क्या किया, तो चित्तौड़गढ़ का किला जीता, चित्तौड़गढ़ जब उसने जीता, हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन, सैकड़ों ऐसी राजपूत स्त्रियों ने क्या किया, तो उनकी जो रानियाँ हैं और नोबल वीमेन है, कुलीन ऐसी महिलाएं, उनको साथ में लेकर क्या किया, तो साथ में मिलकर इन सब ने क्या किया, तो जोहर किया था, अंडरस्टैंड। तो इसे हम जोहर कहते हैं। ये बहुत साहसिक और एक बहुत जिगर वाला काम था उस टाइम पे, अंडरस्टैंड। अकबर फॉलोड हिज प्रीडिसेसर्स इन दिस थॉट ऑफ हिज, a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemies rise in arms against him. अकबर मानता था, क्या मानता था वो, कि राजा को हमेशा युद्ध के लिए और विजय के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अदरवाइज वरना क्या हो जाएगा, उसके जो दुश्मन हैं, एनिमीज़, वो क्या हो जाएंगे, तो ताकतवर हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। वो आर्म्स मीन्स ताकत बना लेंगे आपके खिलाफ लड़ने की। एज हिज एम्पायर ग्रीव, जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, ही इंक्रीजिंगली यूज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज टू स्टेबलाइज इट, उसने क्या किया, तो उसने अपनी राजनीति से साम्राज्य को स्थिर बनाने की कोशिश की, इसके लिए उसने पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का यूज़ किया। ही इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स, जो नेबरिंग पड़ोसी ऐसे किंगडम्स है, उनकी राजकुमारी से उसने विवाह किया। वेलकम राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट, और उसके कोर्ट में, उसके दरबार में उसने राजपूत और जो प्रांतीय ऐसे लीडर्स है, नेता है, उनको जगह दी। एबॉलिश जिजिया, जिजिया जो कर लगाया जाता था, जजिया, उसे भी उसने ख़त्म करवा दिया। एंड प्रोमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलेकुल, और उसने क्या किया, तो जजिया कर जो स्पेसिफिकली उस टाइम पे गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था उसे ख़त्म कर दिया। और सुलेकुल यानी सबके साथ शांति, सुलेकुल का मतलब क्या है, पीस विद ऑल, सबके साथ शांति, एंड या फिर टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ्स, या फिर धर्मों, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई थी, किसने, अकबर ने, ठीक है। थ्रू इंटरफेथ डायलॉग्स, appointment of Hindu officials in high positions and other bold reforms, Akbar expanded and stabilized his empire, even gaining the support of many Rajput rulers. अभी आप देख सकते हैं कि अकबर ने क्या किया, तो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, संवाद किया, ओके, और जो हिंदू ऐसे अधिकारी उनको बड़े पदों पर उसने रखा, हाई पोजीशंस उसने दी उसके किंगडम में, एम्पायर में। अकबर एक्सपांड एंड स्टेबलाइज हिज एम्पायर इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मेनी राजपूत रूलर्स, और इस तरह से उसने क्या किया, तो उसे बहुत सारे ऐसे राजपूत शासकों का भी उसको समर्थन मिला, जिससे उसका साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। हिज कोर्ट हिस्टोरियंस एंड बायोग्राफर
Abul Fazl recorded him as stating, "Formally, I persecuted men into conformity with my faith and deem it Islam." तो उसका जो इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने स्वयं कहा था, क्या कहा था? अकबर ने पहले में लोगों को अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए मजबूर करता था और इसे इस्लाम समझता था, कि उसे लगता था कि मैं लोगों को परसिक्यूट करना, फोर्स करना, क्या करने के लिए? उसके धर्म अनुसार चलने के लिए। वो खुद इस्लाम को मानता है, तो इसके हिसाब से वो लोगों को फोर्स करता था उसके हिसाब से चलने के लिए, और मैं इसे क्या समझता था? तो इस्लाम समझता था, ऐसे उसने कहा है। और ये लिखा है किसने? उसका बायोग्राफर अबुल फजल इन्होंने। एज आई ग्रीव इन नॉलेज आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ शेम। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा, नॉलेज मेरा बढ़ा, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ शेम, मैं इस सब चीज़ों की वजह से खुद को लज्जित महसूस करने लगा था। नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ, मैं खुद मुस्लिम नहीं था। इट वॉज अनमीट मीन्स इनएप्रोप्रिएट टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच, तो दूसरों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना उचित नहीं था, ऐसा उसने खुद क्या किया तो बताया है उसकी बायोग्राफी में, जो अबुल फजल इसने लिखी थी। व्हाट कंस्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोसलिट्स कन्वर्टेड पीपल ऑन कंपल्शन। तो जब हम धर्म परिवर्तन करेंगे या फिर जबरन हम धर्म परिवर्तन करेंगे, तो जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं उनसे हम सच्ची निष्ठा की क्या उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा भी उसने यहाँ पे बोला। ये कुछ मैप आप देख सकते हैं, इंडिया का ही मैप है ये। क्या दिया है? द मुगल एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर्स एट डिफरेंट पीरियड। मुगल ये और अलग अलग समय पर जो रीजनल पावर से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस तरह से हुआ, यहाँ पे दिया है। अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हैं मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर के अंडर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सब एरिया जो था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अकबर। ओके। मुगल एक्सपांशन अंडर औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम पे उसका एक्सपांशन देखो कहाँ तक, साउथ में भी हुआ है बहुत सारी जगहों तक, ठीक है। इसके बाद है देखो राजपूत टेरिटरी, अंडरस्टैंड, जयपुर, ये सब चीज़ें। अहोम किंगडम, यहाँ पे गुवाहाटी जिधर दिख रहा है अहोम किंगडम है। सिख एम्पायर, मेवाड़ का अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से राउंड है, मीन्स वो कभी गुलाम नहीं हुआ, इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं यहाँ पे। सिख एम्पायर 1836, सिख एम्पायर भी वो अच्छे से खासा फैला था। ओके। और इम्पोर्टेंट सिटीज़ की ये नाम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। हिज लॉन्ग रीगन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। उनका जो शासन था, अकबर का जो शासन था, वो लगभग 50 साल तक चला। कब से लेकर 1556 टू उसकी जो डेथ हुई 1605 तक उसका शासन चला। वाइल इट्स मिडल पीरियड वॉज रिलेटिवली पीसफुल, उसके शासन के दौरान जो उसका मध्य समय था वो शांतिपूर्ण रहा, पीसफुल रहा। द फाइनल 15 ईयर्स इन्वॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन इन कश्मीर, सिंध, द डेक्कन एंड अफगानिस्तान। और अंतिम के जो 15 साल है उसमें उसने नए ऐसे सैन्य अभियान चलाए जिसमें कश्मीर, सिंध, डेक्कन मीन्स दक्कन और अफगानिस्तान पर उसने खुद क्या किए तो अपने सैन्य अभियान चलाए थे। पर बीच का जो टाइम पीरियड था वो पीसफुल में शांतिपूर्व रहा था। अभी यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं आप, चित्र है फिगर 2.17, पेंटिंग शोइंग अकबर इन हिज कोर्ट रिसीविंग स्कॉलर्स इंक्लूडिंग 2 जुसेट्स ड्रेस इन ब्लैक। अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हैं इमेज, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में आप देखते हैं कि अकबर जो है अपने दरबार में स्कॉलर से मिल रहा है, मीन्स विद्वानों से वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें 2 जूसेट्स मीन्स ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी के लोग जो काले कपड़े पहने हुए वो उनको देख सकते हैं, वो भी उसमें शामिल है। अंडरस्टैंड? अभी थिंक अबाउट इट के बारे में कुछ दिया देखो। वाई डू यू थिंक Akbar employed different strategies to expand his empire, while the earlier rulers of Delhi relied mostly on military mights. आपको क्यों ऐसा लगता है कि अकबर ने क्या किया, जो उसका साम्राज्य उसने बढ़ाया तो उसने अलग अलग तरीके अपनाए इसको बढ़ाने के लिए। उसके पहले वाले जो रूलर्स थे दिल्ली के, उन्होंने तो क्या किया तो ज़्यादातर सिर्फ सेना पर भरोसा रखा या फिर वो युद्ध पर निर्भर थे, खुद की जो साम्राज्य उसे बढ़ाने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए। मगर इसने स्ट्रैटेजीज का मीन्स अलग अलग तरीकों को यूज़ किया अकबर ने। आपको ऐसा क्यों लगता है? अंडरस्टैंड? लेट्स एक्सप्लोर। कंपेयर द मैप इन फिगर 2.3, 2.12 and 2.16. What differences do you
नोटिस व्हाट इज़ द रीशेपिंग दैट हैज़ अकर्ड। आपको तीनों भी चित्र देखने हैं, ओके वो जो नकाशे दिए हैं उनको देखना है, 2.3, 2.12 एंड 2.16 वाले नकाशे देखने हैं और उनकी तुलना करनी है आपको, और इसमें क्या अंतर दिखाई देता है और क्या नए बदलाव हुए, रीशेप किस तरह से हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम थोड़ा सा देख लेते, देखो कौन से बताए उन्होंने, ये देखो 2.16 का नक्शा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एरिया पर अकबर ने कंट्रोल बना लिया था। उसके बाद इसमें भी जैसे मैप हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि मुग़ल औरंगज़ेब ने भी बहुत ज़्यादा एरिया पे खुद की टेरिटरीज बनाई थी। उसके बाद वाला जो है दैट इज़ 2.12 में आप देख सकते हैं, देखो ये 2.12 का मैप है जहाँ पे देख सकते हैं कि गजपति इनका विजयनगर एम्पायर जो है वो अच्छा सा फैला हुआ है, अंडरस्टैंड। और 2.3 है यहाँ पे, जहाँ पे भी बहुत सारे मैप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो जो रीशेप मीन्स बदलाव अब आपको हर जगह पे दिखाई देंगे, हर एक मैप में अलग अलग तरीके से हुए हैं, अंडरस्टैंड। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का जो पॉइंट है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो ये एक इमेज दिख रहा है 2.18 वाला, देख लीजिए अच्छे से क्या दिया है। द 5 स्टोरेड पंचमहल एट फतेहपुर सिकरी, अ सिटी बिल्ड बाय अकबर नियर प्रेजेंट डे आगरा। ये जो 5 मंजिला इमारत दिख रही है उसे बोला गया है पंचमहल, अंडरस्टैंड। फतेहपुर सिकरी में है ये, अभी आज के दिनों में आगरा के पास, जिसे अकबर ने बनवाया था, आप देख सकते हैं। यस, इसके बाद दिया देखो, डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट एंड शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट एंड ऑफन इन्वाइटेड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट। अभी अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे जो पारसी मीन्स पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट मीन्स भारतीय जो ग्रंथ है उनको जानने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, मीन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसे समझने में, अंडरस्टैंड। आगे क्या दिया दिखाया देखो, एंड शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट एंड ऑफन इन्वाइटेड स्कॉलर्स। अब ये जानने में रुचि थी भारतीय जो जिसे हम क्या हो सकते हैं कि क्लासिकल थॉट्स है, अच्छे से थॉट्स, ओके, ये जानने में उसे बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी रखता था। और अक्सर वो क्या करता था, तो इनवाइट करता था स्कॉलर्स को उसके कोर्ट में, उसके दरबार में वो विद्वानों को बुलाता भी था। 2.17 में हमने ये देखा है इमेज, ओके। उसके बाद ही इस्टेब्लिश अ हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सिकरी वेयर ही हैड मेजर संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इंक्लूडिंग द महाभारता, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फतेहपुर सिकरी जो है वहाँ पे उसने क्या बनाया, तो एक अनुवाद भवन, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन उसने बनवाया, जहाँ पे जो संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन्हें पारसी में उसने अनुवादित किया, जैसे कि महाभारत है, अंडरस्टैंड, जिसका फारसी नाम है देखो रजनामा, अंडरस्टैंड, रज़मनामा इसे पर्शियन में बोला गया, या फिर बुक ऑफ वॉर, युद्ध की किताब उसे नाम दिया गया महाभारत को, रज़नामा या फिर बुक ऑफ वॉर से कहा गया है। रामायणा विथ 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग, ओके। रामायण को भी उसने ट्रांसलेट किया पर्शियन में, जिसमें 176 ऐसे सुंदर ऐसे चित्रकारी वहाँ पे दी गई थी। द भगवद गीता एंड पंचतंत्र, भगवद गीता को भी उसने क्या किया, तो पर्शियन में ट्रांसलेट किया, और पंचतंत्र भी उसमें शामिल थे, उसको भी उसने क्या किया, तो पर्शियन में ट्रांसलेट किया। अकबर सन ऑफ जहांगीर शेयर्ड विथ हिज फादर अ लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ट्राई टू एक्सपांड द एम्पायर इनटू डेक्कन। अभी अकबर का जो बेटा है जहांगीर, अकबर के बाद वो आया, तो वो भी उसके फादर की तरह मीन्स उसके पिता की तरह ही वो कला मीन्स आर्ट और आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला का बहुत ज़्यादा शौकीन था। एंड ही ट्राई टू एक्सपांड द एम्पायर इनटू द डेक्कन, और उसने अपना साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत मीन्स दक्कन तक फैलाने की कोशिश भी की, किसने, जहांगीर ने। His son Shahjahan fought several rebellions and is best remembered as the builder of Taj Mahal at Agra. अभी उसका बेटा, अभी जो जहांगीर है उसका बेटा शाहजहां, उसने भी क्या किया, तो बहुत सारे विद्रोह से वो लड़ा, रिबेलियन से वो लड़ा, और वो जाना जाता है, वो खासा प्रसिद्ध है, किस लिए, आगरा में ताजमहल बनाने के लिए, अंडरस्टैंड। इसके लिए हम किसे जानते हैं, तो शाहजहां को जानते हैं, अंडरस्टैंड। द Taj Mahal is even today recognized as one of the great architecture marvel of the world. ताज महल आज भी दुनिया की सबसे ऐसी एक अद्भुत इमारतों में उसे गिना जाता है, अंडरस्टैंड।
This period formed the peak of an immense flowering of art and architecture, which included the building of Humayun's tomb in Delhi and the Red Fort in Delhi and Agra. आप देख सकते हैं कि इस समय में भारत में क्या हुआ, तो कला, आर्ट और जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला का ये स्वर्ण काल था, सर्वोच्च समय इसे माना जाता है, क्योंकि इस दौर में ही आप देख सकते हैं, इस टाइम में ही दिल्ली में हुमायूं की कब्र बनाई गई, मकबरा जिसे बोला गया है, मकबरा बनाया गया, टॉम्ब, उसके साथ साथ लाल किला बनाया गया दिल्ली और आगरा में। तो इसकी वजह से एक अच्छा टाइम पीरियड था किसके लिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। अदर क्लासिकल art and music of India also flourished during this period, as also remarkable work of calligraphy and miniature painting. और एक चीज़ जो है इस समय में वो क्या हुई, तो भारत की जो अन्य शास्त्रीय कलाएं हैं और संगीत है वो भी अच्छे से स्प्रेड हो चुके हैं, फिर वो भी अच्छे से फले फूले। और इसी साथ कैलीग्राफी मीन्स जो अच्छी हैंड राइटिंग जिसे बोला जाता है, सुलेख, या फिर मिनिएचर में छोटे चित्र, उनकी भी एक आप देख सकते हैं उनकी भी कृतियाँ वहाँ पे बनी थी। अभी ये इमेज आपको दिख रही है, देख लीजिए एक बार, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिनिएचर मीन्स एक लघु चित्र है ये, जिसमें इलिस्ट्रेटिंग द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द रामायणा एंड डिपिक्टिंग द वेल नोन एपिसोड ऑफ रामा चेसिंग द गोल्डन डियर। आप देख सकते हैं कि एक इमेज है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है, और मिनिएचर भी है, बहुत सारी पेंटिंग भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। और चित्र में क्या दिखाया गया है, तो एक सीन दिखाया गया है, ये सब आप जानते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रसिद्ध ऐसा का प्रसंग जहाँ पे राम जो है वो क्या कर रहे हैं, तो गोल्डन डियर का पीछा कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो अकबर जो है उसके बारे में, उसके बेटों के बारे में हमने यहाँ पे दिखा। तो इसके बाद वाला जो है कौन, औरंगजेब, तो उसके बारे में अभी समझने वाले। तो क्या दिया देखो, औरंगजेब, वी मेंशन अर्लियर द फ्रीक्वेंट वॉयलेंट सक्सेशंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। अभी पहले हमने देखा है कि जो सल्तनत काल था उस टाइम पीरियड में गद्दी के लिए स्पेसिफिकली क्या होते थे, तो बहुत सारी हिंसक ऐसी घटनाएं होती थी, अंडरस्टैंड। और ये जो हिंसक घटनाएं हैं आप देख सकते हैं कि दिस वाज रिपीटेड ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहां हु फेल इन 1657। ऐसे ही क्या हुई, तो घटना ये शाहजहां के समय पर भी हुई, जब शाहजहां क्या हो गए, तो 1657 को जब वो बीमार पड़ गए थे। ही विश द थ्रोन टू गो टू दारा शिको, और वो चाहते थे कि उनकी जो ये है उसे क्या बोल सकते हैं, गद्दी है, वो दारा शिको को मिले, हिज एल्डेस्ट सन, जो कि उनका बड़ा बेटा था। बट दाराज यंगर ब्रदर औरंगजेब डिफीटेड हिम इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम, प्रेजेंटिंग हिज सीवर हेड टू देयर फादर। अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उस दारा शिको का जो छोटा भाई था, दारा शिको का जो छोटा भाई है जिसका नाम है औरंगजेब, उसने क्या किया, तो दारा शिको को क्या किया, तो युद्धों में हरा दिया। डिफीटेड हिम इन सीरीज ऑफ बैटल्स मीन्स अलग अलग जो युद्ध हुए उसमें उसने औरंगजेब ने दारा शिको को हरा दिया, और हराने के बाद में उसे एग्जीक्यूट कर दिया, मीन्स मार डाला। और किस तरह से मार डाला, तो उसका सर काट लिया, और वो जो कटा हुआ सर है वो उसने उसके पिताजी को भेज दिया, किसे, शाहजहां को। औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 अदर ब्रदर्स, उसने औरंगजेब ने उसके जो 2 भाई है उनको भी हटा दिया। ही हैड वन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, एक को उसने अरेस्ट करवा लिया और बाद में मार दिया, कैद करके उसे मरवा दिया, और दूसरा जो है उसे देश से भागना पड़ा। ओके, क्या दिया है देखो यहाँ पे, ही हैड वन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड ड्रो द सेकेंड इनटू एग्जाइल, दूसरे को देश से भगा दिया। टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज टू हिज रूल, औरंगजेब imprisoned his father शाहजहां in Agra fort where he remained until his death. अंडरस्टैंड, क्या बताया, टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज टू हिज रूल। ओके, उसके शासन को चुनौती से बचाने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, तो उसके जो फादर है, उसका जो खुद का पिताजी है और शाहजहां, उनको क्या कर दिया, तो उसने आगरा के किले में कैद कर दिया, और ये जो शाहजहां है उसकी मृत्यु तक उसे वही रहना पड़ा, किसे, शाहजहां को। औरंगजेब क्राउन हिमसेल्फ एम्परर इन 1658 में औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। एंड नेम हिमसेल्फ आलमगीर, और खुद को उपाधि दी, किसकी, आलमगीर की। अभी आलमगीर का मतलब होता है दुनिया का विजेता, ऐसा उसने खुद को
बनाया। और आलमगीर मीन्स कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का विजेता, ऐसा उसने खुद को उपाधि दी। ही रूल फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर्स, लगभग उसने 49 ईयर्स तक शासन किया। किसने? औरंगजेब ने। थिंक अबाउट इट, सोचने की बात। वी सॉ अबाउट दैट दिल्ली सुल्तान्स एवरेज रीगन लास्टेड अबाउट 9 ईयर्स। ओके, अबाउट 9 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका जो औसत शासनकाल रहा वो लगभग 9 साल का था। मगर आप देखते हैं मुग़ल एम्पर के बारे में, मीन्स मुग़ल बादशाहों के बारे में आप देखेंगे तो दिस फिगर बिकम्स 27 ईयर्स, ये फिगर हो जाता है 27 ईयर्स का। अंडरस्टैंड? कब तक? औरंगजेब तक अगर आप सब मुग़ल बादशाहों को देखेंगे तो उनका औसतन शासनकाल 27 ईयर तक का रहा है। एंड 16 ईयर्स इफ़ वी कंसिडर ऑल मुग़ल रूलर्स, अगर आप पूरे मुग़ल रूलर्स को देखेंगे तो औसत कितनी रही है? तो 16 ईयर की रही है। मीन्स हर एक औसत बनाएगी सब मुग़ल एम्पर की, तो 16 ईयर उन्होंने राज किया, ऐसा हमें फाइंड आउट होता है। अप टू द एंड ऑफ द एम्पायर इन द 19th सेंचुरी, कब तक? एंड तक, 19वीं सदी तक, जब तक कि पूरा मुग़ल सल्तनत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू मेक दिस नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ रीगन, इन आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स कंडक्टेड मेनी कैंपेन्स कॉन्करिंग पार्ट ऑफ साउथ इन पर्टिकुलर। औरंगजेब जो था वो युद्ध कला में या फिर युद्ध कौशल में निपुण था। कंडक्टेड मेनी कैंपेन्स, बहुत सारे उसने अभियान चलाए। कॉन्कर पार्ट ऑफ साउथ इन पर्टिकुलर, दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर भी उसने विजय प्राप्त की। अंडर हिज रीगन द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपांशन, सी फिगर पॉइंट 26 आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। थ्रू constantly faced with significant rebellions, some of which we will turn to it next session। अभी आप देख सकते हैं कि मुग़ल जो शासक है, कौन? औरंगज़ेब। अंडर हिज रीगन, उसके अंडर में, उसके शासनकाल में जो मुग़ल साम्राज्य है उसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ। सबसे बड़ा विस्तार आप देख सकते हैं। आप इसे 2.16 फिगर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसका विस्तार हुआ है। मगर बहुत सारे रिबेलियंस भी उसे देखने पड़े। मीन्स बहुत सारी जगहों पर मुग़ल सल्तनत के खिलाफ या फिर औरंगजेब के खिलाफ क्या हुई, तो बगावतों का सामना भी उसे करना पड़ा। अंडरस्टैंड? और ये सब हम नेक्स्ट के सेशन में देखने वाले ही है। औरंगजेब हैड टू स्पेंड द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वॉर आफ्टर वॉर इन डेक्कन। आखिर के जो 25 साल है औरंगजेब ने कहाँ बिताए? तो दक्खन में बिताए। डेक्कन पार्ट में, डेक्कन प्लेटू में, दक्खन में बिताए। वहाँ पे एक के बाद एक युद्ध करते हुए उसने ये सब 25 साल बिताए वहाँ पे। अभी वो आए क्यों थे दक्खन में? तो मराठाओं को ख़त्म करने के लिए, मगर वो यहीं पर रह गए 25 साल तक मेंटेनिंग, और यहीं पर दक्खन में ही वो ख़त्म हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज फॉर दोज कैंपेन्स डिप्लेटेड द एम्पायर्स ट्रेजरी एंड पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखिए, इतने लंबे युद्ध के लिए क्या चाहिए? तो बड़ी सेना रखनी पड़ेगी। और इसका जो पूरा स्ट्रेन था, मीन्स पूरा जो जोर था वो किस पे था? तो खजाने पर आ गया। खजाना चाहिए क्योंकि इतने बड़े युद्ध लड़ने तो सेना को बनाए रखना पड़ेगा। और इसका और ज़्यादा जोर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हुआ, प्रशासन पर भी इसका जोर पड़ा। इंडीड, यही कारण है कि दिस इज ऑफन कंसिडर वन ऑफ द की फैक्टर इन रैपिड डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। यही कारण माना जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है बहुत तेज़ी से वो क्या हो गया? तो कमज़ोर होने लगा था। औरंगजेब, who belonged to Islam's Sunni sect, was deeply religious. He led an austere life. औरंगजेब जो था वो इस्लाम के सुन्नी मज़हब से वो आता था और डीपली रिलीजियस, बहुत धार्मिक किस्म का आदमी था वो। मगर he led an austere life, मीन्स सादगी भरा जीवन वो जीता था। And unlike अकबर, observe all religious rituals and occasions. Okay? अभी वो अकबर के जैसे नहीं था जो सभी धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों का पालन करेगा, तो उसके अपोजिट था अकबर के। ही ग्रेजुअली बैन प्रैक्टिसेस ही रिगार्डेड एज अनइस्लामिक। ऐसे सभी धार्मिक रीति रिवाज या फिर ऐसी वो सब चीज़ें उसने बंद करवा दी जिससे वो क्या समझता था? इस्लाम विरोधी मानता था। जैसे कि सच एज म्यूज़िक एंड डांस इन हिज कोर्ट, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, नृत्य, इसने इन सब चीज़ों को उसने ख़त्म करवा दिया उसके दरबार से। और साथ ही साथ एंड री इम्पोज द
jizya tax on non-Muslims as well as pilgrimage tax on Hindu traveling to their sacred places, both of which had been abolished by Akbar. अब यहाँ पे आपको याद समझना पड़ेगा कि उसने जो गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगाया जाता है उसने वो फिर से शुरू किया, और हिंदुओं पर जो पिलग्रिमेज में तीर्थ यात्रा का टैक्स जो है वो भी उसने फिर से लगा दिया. ओके, और ये दोनों भी जो टैक्स है जजिया और तीर्थ यात्रा टैक्स, ये दोनों भी जो है अकबर ने एबोलिश किए थे, ख़त्म कर दिए थे, हटा दिए थे. उनको उसने फिर से क्या किया तो हिंदुओं पर अप्लाई कर दिए. थोड़ा सा ज़्यादा ही कट्टर सोच वाला औरंगज़ेब था. ठीक है, आगे एक इमेज दी है उसके बारे में समझेंगे. फिगर नंबर कौन सी वो 2.20. क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे कि औरंगज़ेब इन कोर्ट, औरंगज़ेब दरबार में बैठा है, होल्डिंग एन हॉक विथ वन ऑफ हिज सन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके हाथ में एक बाज है, हॉक. ओके, और सामने उसका एक बेटा खड़ा है. 17वीं सेंचुरी का ये इमेज आप देख सकते हैं. सम स्कॉलर्स argue that Aurangzeb's motive were primarily political, that is, to establish and strengthen his empire dominance. They also give example of grants and assurances of protection he gave to some temples. अभी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो मानते हैं कि औरंगजेब का जो मकसद था, मोटिव था, वर प्राइमरीली पॉलिटिकल. वो कैसा था तो राजनीतिक था, ज़्यादातर उसका राजनीतिक ही मकसद उसके पीछे था. दैट इज़ टू इस्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर, यानी अपना जो साम्राज्य है, अपनी जो साम्राज्य की शक्ति है और उसका जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस, उसे मजबूत करना, ये इसके पीछे का मकसद था. दे ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रांट्स एंड एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ही गेव टू सम टेम्पल्स. इसके लिए ये जो स्कॉलर्स है वो उदाहरण भी देते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया तो कुछ मंदिरों को दान दिया, उनको सुरक्षा देने के आदेश जारी किए थे. अंडरस्टैंड. While politics did play a part in his decisions, Aurangzeb's own farmans or firmans, that is edicts, make his personal religious motives clear too. ओके, ये जो राजनीति है उसके साथ साथ औरंगजेब जो था अपनी धार्मिक सोच भी उसकी आप उसमें साफ देख सकते हैं. उसका जो रिलीजियस मोटिव है वो भी आप क्लियरली उसमें देख सकते हैं, उसके फरमान में, उसके आदेशों में आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं. जैसे कि 1669 वाला इंसिडेंस है हमारे पास, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 1669 का. ही ऑर्डर्ड गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, जो सभी प्रांत है उसके गवर्नर को उसने आदेश दिया. क्या आदेश दिया? टू डेमोलिश स्कूल्स एंड टेम्पल्स ऑफ द इनफिडल्स एंड पुट डाउन देयर टीचिंग एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इनफिडल्स मीन्स मैंने आपको पहले बताया, इनफिडल्स मीन्स होता है काफिर. जो काफिर है मीन्स जो इस्लाम को नहीं मानते वो हो गए यहाँ पे काफिर. ओके, तो जो काफिर है उनके स्कूल और मंदिरों को तोड़ दिया जाए और उनकी जो शिक्षा है, टीचिंग एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये जो है, ये जो प्रथा है, ये जो है वो बंद कर दी जाए, ऐसा उसने उसके गवर्नर्स को, सभी प्रांतों के गवर्नर्स को उसने बताया. टेम्पल्स एट बनारस, प्रेजेंट डे वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ अमंग मेनी अदर वर डिस्ट्रॉयड. बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिर जो है उसने तोड़े. इसमें बनारस, आज का जो वाराणसी है, मथुरा, सोमनाथ, ऐसे कई मंदिर उसने तोड़े. एज वेल एज जैन टेम्पल्स एंड सिख गुरुद्वाराज. अभी ये हिंदुओं के साथ ही किया कि उसने नहीं, तो जैन मंदिर भी तोड़े, सिख के गुरुद्वाराज भी उसने नष्ट किए. दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वॉज ऑल्सो विजिबल इन हिज परसिक्यूशन ऑफ Muslims of other sect, including Sufis and Zoroastrian, the religion of Parsis in India, originally from Persia. और ये औरंगजेब का यह पहलू जो है वो मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के दूसरे फिरकों मीन्स दूसरे जो मुस्लिमों के बीच में कुछ अलग तरह के मुसलमान होंगे, मुस्लिम्स होंगे, जैसे कि सूफ़ी और ज़ोरोस्ट्रियन. ओके, जैसे पारसी जिसे बोल सकते हैं उसे, ये ज़ोरोस्ट्रियन मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी उसने वैसे ही उनका भी परसिक्यूशन उसने करवाया. तो इस तरह से वो औरंगजेब आप देख सकते हैं, उसके बारे में आप समझ सकते हैं. चलिए, तो क्रूअल्टी भी एक, क्रूअल्टी का अगर कोई फेस होगा तो यू कैन सी दैट औरंगजेब वॉज देयर एट दैट टाइम. लेट्स एक्सप्लोर, अभी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे क्या है. इन हिज लास्ट लेटर्स टू टू ऑफ हिज सन्स, अपने दो बेटों को लिखे जो उसने अंतिम पत्र लिखे हैं, उसमें उसने क्या लिखा देखो. दो बेटों को लिखा पत्र, उसमें उसने क्या लिखा है. औरंगजेब रोट, आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अवे अलोन. मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ. आई नो नॉट
हु आई एम एंड वॉट आई हैव बीन डूइंग, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री एंड द पीपल, मैंने देश और जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। एंड ऑफ द फ्यूचर देर इज़ नो होप, और भविष्य की कोई आशा नहीं है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बेबस था। एंड आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस, और मैं बेबसी जा रहा हूँ। मैं बेबस था और मैं बेबसी अभी जा रहा हूँ, डाई हो रहा हूँ। वॉट डू दिस वर्ड्स टेल अस अबाउट औरंगजेब, इन वर्ड से, ये जो वर्ड है औरंगजेब के, वो हमें क्या बताते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट देम, और आपको इसके बारे में क्या लगता है। ओके तो हम इससे क्लियर समझ सकते हैं कि उसकी बेबसी, वो जो अंतिम समय उसकी जो असफल या फिर असहायकता, इसे हम उसे महसूस कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, आप सोचें इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट लाइन दी है, देखो ये जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द इन्वेडर्स एंड रूलर्स मेंशन अबो कमिटेड टेरिबल डीड एंड एट्रोसिटीज़, कई ऐसे आक्रमणकारी इन्वेडर्स और शासक होकर गए जिन्होंने क्या किया, तो बहुत बुरे काम किए। एट्रोसिटीज़ की मीन्स अत्याचार किए। मेनी मोर कुड हैव बीन मेंशन, और भी बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड एज द नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर चैप्टर ऑन पेज 20 मेक्स क्लियर, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अबाउट पीपल इन द पास्ट, नॉट पीपल ऑफ टुडे। जैसे कि जो पेज नंबर 20 है उसमें बताया गया है क्या, नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर चैप्टर, इतिहास के काले जो अध्याय है उस पर टिप्पणी, ये जो हमने देखा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि, और ये समझते हुए, ये तो क्लियर हो गया, मगर इसे समझते हुए हमें एक ध्यान, हमारे दिमाग में एक बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि क्या, दिस इज़ अबाउट पीपल्स इन द पास्ट, ये जो हुआ है अतीत के लोगों के बारे में है, नॉट पीपल ऑफ टुडे, आज के लोगों के बारे में नहीं। वी नीड टू नो द फैक्ट ऑफ द पास्ट, हमें क्या होना चाहिए, तो हमारे अतीत के बारे में जानना ज़रूरी है। एंड द विक्टिम्स ऑफ दीज एट्रोसिटीज डिजर्व अवर रिस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस, और ऐसे लोग जिन्होंने इस अत्याचारों के वो शिकार रहे, उनका सम्मान और स्मरण हमें करना चाहिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, मगर इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि वी टुडे, हम आज, बियर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स 100 ईयर्स अगो, कोई भी व्यक्ति जिसने 100 ईयर पहले, मीन्स सैकड़ों साल पहले ऐसे कुछ व्यक्तियों ने जो कर्म किए, इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ये भी हमें याद रखना होगा। आज का जो ये वीडियो है, आज इसमें यही पर हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे का जो पॉइंट है रेसिस्टेंस टू द मुगल, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।